Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of Basic Electrical and Electronics. Hope you are all fine and having good health. तो आज के इस टॉपिक में हमारे प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो डीसी मशीन उसके से रिलेटेड जो हमने उसके प्रॉब्लम्स किए थे उसमें डीसी मशीन में सेपरेट एक्साइटेड डिसीशन डीसी सीरीज इनको किया था। अब उसमें हमारे पास हमने जो प्रॉब्लम्स किए थे वो रिलेटेड टू स्पीड किए थे, मतलब जो स्पीड से सेलेक्ट थे और वोल्टेज से चेंज जो चेंज करते हैं। आप वोल्टेज चेंज कर रहे थे तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है आर्मेचर का, उससे सारा चीजें इस सेंस में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज उसके बाद मैंने आपको कराया था व्हाट विल हैपन टू द टॉर्क। सो हमने एक डीसी सीरीज का ये जो प्रॉब्लम किया था, एक डिसीजन मोटर से रिलेटेड टॉर्क का प्रॉब्लम किया था कि हाउ इट्स कैलकुलेटेड और हम बाकी पैरामीटर्स का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से उन चीज़ों को हमने अप्लाई किया था। तो ये सारा उसमें उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और ये आपके सामने एक क्विक सा रिव्यू मैं इस प्रॉब्लम को करवा दूं क्योंकि अब फिर उसके बाद में अगले प्रॉब्लम की तरफ जाऊंगा। वो था क्या कि आपके पास एक डिसीजन मोटर है जो कि 220 उसको वोल्टेज दिया जा रहा है, ठीक है। हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस, उसके आर्मेचर रेजिस्टेंस और फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस 200.8 और 220 है। द शंट फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि K5 वर्सेस फील्ड करंट उसको ऊपर आपके ग्राफ में नजर आ रहे होंगे, ये आपके सामने है, ठीक है। और उसके कैलकुलेटेड फील्ड करंट, आर्मेचर करंट एंड स्पीड, ठीक है। और आर्मेचर करंट के लिए उसने हमें टार्क दिया हुआ कितना है। इसका क्या था, सिंपल था। पहले तो फील्ड का करंट का फॉर्मूला क्या, आई एफ इज इक्वल टू वी और आर एफ, और वी एफ जो वी दिया हुआ है 220 दिया हुआ है और आर एफ जो है 220 अगेन वो भी 220 दिया हुआ है ओम्स, और हमें आई एफ जो हमें मिला वो था 1 एम्पेयर। ग्राफ से हमें पता चला कि 5 जो है 1 एम्पेयर पे कितना है 5.5 और हमने देखा टार्क का फॉर्मूला ये है फॉर द डिसीजन T इज इक्वल टू K5 ओवर 2 पाई आई ए। तो टार्क हमने देखा कि टार्क में हमें K5 मिल गया, टार्क मिल गया, सिर्फ आई ए हमें एक्चुअल में आर्मेचर करंट मालूम करना है, तो वो हमें इस इक्वेशन से मिल गया और ये आई ए आ गया। अब आर्मेचर सर्किट से, आर्मेचर सर्किट जो मतलब डिसीजन में हमने देखा था उसमें हमने ये चीज नोट की थी कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो किसके बराबर है, ठीक है। तो वो वोल्टेज वाला फॉर्मूला हमने किया था V इज इक्वल टू जो वोल्टेज बराबर होता है E प्लस आई ए आर ए आर्मेचर और उसका बैक ईएमएफ उसके बराबर होता है, और E इज इक्वल टू के फाई एन के बराबर है, और ये जो है आई ए आर है। हमने पुट की सारी वैल्यू, इससे हमें स्पीड मिल गई थी। ये था हमारा लास्ट टाइम हमने इस प्रॉब्लम को किया था, ठीक है। अब इस चीज से रिलेटेड आज के प्रॉब्लम्स को मैं और भी करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, और फिर इसके पावर और उसके लॉसेस वगैरह, डीसी मशीन्स के लॉसेस वगैरह को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो सीरीज का भी इसी तरीके से अगेन ये हमारा हो चुका है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एक क्विक रिमाइंडर के लिए। सीरीज में क्या होता है, आर्मेचर और आपके पास जो फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो टोटल वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस वजह से V इज इक्वल टू बैक ईएमएफ, ठीक है, प्लस आई, और इन जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आर्मेचर की रेजिस्टेंस में भी और आपके पास फील्ड रेजिस्टेंस दोनों में ड्रॉप होता है, तो ये दोनों में हमारा ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को लिखा हुआ है R इज इक्वल टू आर ए प्लस आर एफ, दोनों को मिक्स करके एक ही करके लिख दिया है, ठीक है। वैसे दोनों अलग अलग लिखें या सेम रखें तब भी हमारे पास जो इम्पैक्ट होगा उसका वो सेम ही होगा, जो भी इसकी रेजिस्टेंस टोटल। अच्छा, इससे फिर हमारे पास क्या है, स्पीड करंट इसके फॉर्मूला से ऑल डीसी मोटर फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है इज टू फील्ड वाइंडिंग करंट, ठीक है। जो हमारे पास फ्लक्स होता है, जो फील्ड वाइंडिंग जो स्टैटिक पार्ट है जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करते हैं,
उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर में जो फील्ड होती है, जो करंट गुजरता है, उसको जितना भी हम करंट देते हैं, उस करंट की मतलब है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये अगेन वो उस वही प्रिंसिपल जो हमने एम्पेयर्स लॉ वाला का डिस्कस मैंने किया था, कि जो किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अगर करंट कैरिंग वायर बहुत ज्यादा हो तो वो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और यही इस तरीके के ही प्रिंसिपल जो है आपके उस स्टैटिक या फील्ड वाइंडिंग का है, कि फील्ड वाइंडिंग में जो हम ना एक्चुअल में खुद ही मैग्नेट जनरेट करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें फील्ड वाइंडिंग जो करंट जो है, वाइंडिंग में नंबर ऑफ वायर्स बहुत ज्यादा होती है और उसमें जितना करंट गुजरता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास बैक ईएमएफ है वो इसके 3-4 फॉर्मूला बनता है, मगर ये जो है किस assumption पे, कि जब करंट लो करंट मतलब जो छोटे मोटर्स के लिए, हम यूं दूसरे आसान वर्ड में मैं कहूँ, छोटे वर्ड्स के करंट्स के लिए या मोटर्स के लिए, ये जो assumption है कि जब लो करंट्स हो, अगर हायर करंट्स होते हैं तो दूसरे जो माइनर इम्पैक्ट्स होते हैं या माइनर जिन चीजों को हम निग्लेक्ट कर देते हैं इक्वेशन में, वो भी फिर अपना इम्पैक्ट जाहिर करती हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू के फाइव एन और E इज इक्वल टू के थ्री आई एन। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट्स जो होते हैं, इनके के फोर ये कांस्टेंट है। ठीक है, E इज इक्वल के फोर आई एन। ठीक है, के फोर किसके बराबर इसमें लिखा है, के थ्री, और के थ्री किसके बराबर है, ये पीछे जो डीसी शंट पहले डीसी एक्साइटेड, ये सारे कांस्टेंट्स को एक्चुअल में है क्या, कांस्टेंट्स को वो इक्वल करता जा रहा है। अच्छा, V इज इक्वल के फोर आई एन प्लस आई आर, ये कांस्टेंट है जिसको सिंपल आप के समझ लें, और इससे फिर हमें ये जो स्पीड का फॉर्मूला मिल गया। आई करंट है, एन स्पीड है, आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये हमारा टोटल वोल्टेज। तो ये फार्मूलाज है जो कि हमें आगे प्रॉब्लम्स को, ये है किसके, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके, सीरीज वाउंड डीसी मोटर्स के। अच्छा, इसी से फिर जो हमने स्पीड का फॉर्मूला है, तो मैंने आपको लास्ट ये जो हमारा जिक्र हो चुका है कि हम जो मोटर्स को वोल्टेज और करंट अप्लाई करते हैं या सप्लाई करते हैं, ठीक है, और हमें नेट रिजल्टेंट मोटर से क्या मिलता है, स्पीड एंड टॉर्क। ठीक है, तो दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि हमें मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, हमें मैकेनिकल पावर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग पावर। तो ये जो हमारा यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला निकाले, फिर नेक्स्ट बारी आती है टॉर्क की। तो टॉर्क भी इसी तरीके से T इज इक्वल टू के फाइव आई ओवर टू पाई। ठीक है, अब के फाइव जो है ये किसके बराबर होगा, के थ्री के, और आई ए जो है एक्चुअल में इसमें जो आई ए के बराबर होता है, दो करंट्स होते हैं क्योंकि सीरीज में होता है। सीरीज में जो आपके पास करंट, दो करंट्स होते हैं जो आपस में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों करंट एक जितने होते हैं, और दोनों करंट आपके आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर हो जाते हैं। और यही चीज ना यहाँ पे रिफ्लेक्ट की गई। और बाकी जितने भी टर्म्स हैं, ये देखो सारे टर्म्स में ना कांस्टेंट कुछ नहीं है, बस जो मेजर वेरिएबल्स हैं उनको रख के बाकी जितने भी टर्म्स हैं जो कि उनको कांस्टेंट के बराबर कर दिया जाता है ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी इजी हो जाता है। तो ये इसको आई जो है इसके बराबर और टार्क इसके बराबर, ये हमारे फॉर्मूला अगेन ड्राइव करके हमने यहाँ तक पहुंच दिया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये जो है इसके ग्राफ्स हैं, टार्क विथ रिस्पेक्ट टू करंट, मतलब जैसे जैसे टार्क आपका देख रहे हैं बढ़ रहा है, और तो करंट भी उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता है, टार्क वर्सेस स्पीड। जैसे जैसे पहले स्पीड बहुत हाई होती है, और मतलब स्पीड जब हमारे पास कम होती है, टार्क उस टाइम ज्यादा होता है। जैसे जैसे आपके पास स्पीड बढ़ती है तो टार्क रिड्यूस हो रहा है। ये सारी चीजें आपके इस ग्राफ में नजर आ रही हैं। ठीक है, ये स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम सारे डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अच्छा, दे आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर, और इसके एप्लीकेशंस में आते हैं, तो इसके एप्लीकेशन ये है कि जहाँ पे लिफ्ट वगैरह में, ये जिक्र मैंने लास्ट टाइम भी किया था, जो इक्वेशन के हिसाब से या जो भी है, जब आपके पास जितना उस पे टार्क कम होगा, मतलब नहीं लोग कोई भी लोड डीसी मशीन को नहीं देंगे, तो उसकी थ्योरेटिकली जो स्पीड होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, जो कि एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होती, वो मोटर को डैमेज कर देती है क्योंकि वो, ठीक है, तो
यहाँ पे यही पॉइंट लिखी हुई है, they are often used for electrification and lifts, they must never be used on no load। मतलब इनको कभी भी ऐसा ना कि नो लोड के ऊपर छोड़ जाए, हमेशा कुछ ना कुछ इनके साथ लोड होना चाहिए। नो लोड पे कभी भी इनको इस्तेमाल ना, इनको ओपन नहीं करना चाहिए, कोई भी लोड नहीं ओपन कर दें तो एज द स्पीड विल बिकम डेंजरसली हाई, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी और फिर आपके पास वो मोटर डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो ये डीसी मशीन के साथ ये इशू है। तो डीसी सीरीज के साथ बाकी डीसी मशीन भी हैं, शंट वगैरह वाउंड, मगर उनका अपना अलग हिसाब है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम एक प्रॉब्लम करते हैं, वो है a 220 volt DC series motor has armature and field winding resistance of 0.2 and 0.5 respectively। ठीक है, when running at 1000 revolutions per minute the motor draws 10 ampere from the supply। मतलब जब 220 उसको वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और उनकी आर्मेचर और उसकी फील्ड वाइंडिंग, उन दोनों की जो रेजिस्टेंस, वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस है वो है 0.2 एंड 0.5। वेन जब वो 1000 रोटेशंस पर मिनट पे चलता है तो उस टाइम वो जो सप्लाई से या बैटरी से जो करंट ड्रा करता है वो 10 एम्पियर से। कैलकुलेट दी टार्क डिलीवर्ड, अब बताओ उसका टार्क कितना जनरेट हुआ होगा। ठीक है, नेट रिजल्ट यही है ना, मतलब आपने इलेक्ट्रिकल पावर अप्लाई कर रहे हैं तो ये बताएं कि आपको टार्क कितना जनरेट करके देगा, मैकेनिकल पावर कितना जनरेटेड होकर मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम अगेन उसके क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले तो हम बैक ईएमएफ निकाल देंगे, उस मोटर का बैक ईएमएफ कितना होगा डीसी फील्ड का। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू ई जो बैक ईएमएफ प्लस आई ए आर ए प्लस आर एफ। ठीक है, आर ए क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, और आर एफ क्या है, फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस। आई ए क्या है, आर्मेचर करंट, क्योंकि सीरीज में दोनों करंट सेम होंगे तो जो 10 एम्पियर है वो दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, सप्लाई कितनी दी हुई है, 220 दी हुई है, ये हमें मालूम करना है। आई ए हमें 10 एम्पियर दिया हुआ है और ये रेजिस्टेंस भी दी हुई है। तो बस मैथमेटिकल थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे, ये तो हो जाएगा 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 0.7, 220 में से माइनस करेंगे 213 वोल्टेज मिलेगा। अच्छा ठीक है, हारिस हाशमी, आपको आवाज से क्लियर समझ में आ रही है चीजें, ये चीजें वही सेम ही है, बस उसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी समझ में आ रही। पिछले लेक्चर्स आपने सुने थे, मेरे ख्याल में पिछले में तो जी आप प्रेजेंट थे। जी जी ठीक है, मैंने प्रॉब्लम्स था करवाए, कुछ डिस्कस किया था और प्रॉब्लम्स भी कुछ किए थे। कुछ रिकॉर्डिंग्स मैंने शेयर की हुई है वहां पे, सारे एलएमएस पे चेक कर लिया करें रेगुलरली ना। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये भी है, जो हमारा इंशाल्लाह 7 जनवरी से मिड टर्म होगा असाइनमेंट बेस्ड, एक असाइनमेंट होगी जो कि 24 घंटे के लिए आपको दे दूंगा। मतलब आज के मिसाल दो दिन को शाम को 6 बजे स्टार्ट कर दूंगा, तो अगले दिन 6 बजे तक आपको सबमिट करवानी होगी असाइनमेंट बेस्ड। वो एग्जाम, वो मिड टर्म एग्जाम काउंट होगा। ठीक है, 30 मार्क्स का। मैं ग्रुप में भी अनाउंस कर दूंगा, आपके जो क्लासमेट जितने भी जो ग्रुप में हैं आपके साथ, उनको भी इन्फॉर्म जरूर कर दिए ताकि वो अपनी प्रिपरेशन रखें। ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्यूरीज आप जरूर मुझसे पूछ लें अभी, ताकि मैं रिकॉर्डिंग रखूंगा तो बाकी जो भी सुनेंगे ना उनको भी वो क्लियर हो जाए बात। ठीक। ठीक है, तो मिड में क्या होगा, सिंपल 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम और थोड़ी बहुत थ्योरी। सर्किट्स वाला पार्ट जो हमने किया है कवर वो उससे रिलेटेड होगा, और जो हमने मशीन्स का डीसी मशीन्स वाला पार्ट जो है, क्योंकि हमने मशीन्स में भी एसी मशीन्स को नहीं पढ़ा, डीसी मशीन वाले पार्ट को उसके कुछ प्रॉब्लम स्पीड और टास्क से रिलेटेड होंगे। तो ओवरऑल 6 से 7 प्रॉब्लम्स होंगे और उनको आपको सॉल्व करके विद इन 24 आवर जो है ना सबमिट करवाना होगा। ओके 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 गुड। अच्छा तो हम बैक टू द प्रॉब्लम आते हैं, ये हमारा ये निकल गया। अब टार्क के जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, ये जो है इसको हम कहते हैं मैकेनिकल पावर और ये होता है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या है, V इज इक्वल टू आई
P इज इक्वल टू वी आई। ये अब मैं इसको अगर सिंपली लिखूं तो मैकेनिकल पावर और ये इलेक्ट्रिकल पावर और ये मैकेनिकल पावर, इसको मैं एम दे देता हूँ, एम इंडिकेट फॉर मैकेनिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर सही। किसके बराबर होता है? वी आई के बराबर। और हमारे पास मैकेनिकल पावर किसके बराबर होता है? टॉर्क के। टॉर्क और स्पीड। ठीक है, स्पीड। दोनों चीजें होती हैं, टॉर्क और स्पीड। स्पीड। तो मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, ये आइडियल कंडीशन में, मतलब अभी जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये आइडियल कंडीशन। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकली आपके लॉसेस, दूसरे भी लॉसेस होते हैं। वो अभी मैं है ना, अभी इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम करवा के कुछ उससे लॉसेस वगैरह से रिलेटेड करवाऊंगा, फिर वो बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। तो लॉसेस क्या होते हैं कि जारी बात है, हम जब देते हैं तो पावर इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है उसमें भी कुछ इलेक्ट्रिकल की वजह से वायरिंग में वोल्टेज लॉस होते हैं, उधर थोड़ा बहुत पावर लॉस होता है। इस तरह हर स्टेज पे कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, मैकेनिकल लॉसेस और इलेक्ट्रिकल साइड के लॉसेस। तो मिला जुला के जो जितना हम इलेक्ट्रिकल देते हैं ना, कन्वर्ट होके हमें एग्जैक्ट उतना नहीं मिलता, मगर फिर भी काफी हद तक हमें वो मिल जाता है। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कितना हमारा पावर कन्वर्ट हुआ है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में। आई बात समझ? तो ये हो गया इसका। सही। हमें पता है रोटेटिंग स्पीड जिसको हम कहते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πn। ठीक है, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन होता है ना, आपको पता है उसके सर्कुलर मोशन को हम जो है नंबर ऑफ साइकिल्स को 2π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π हो गया। ठीक है, और वो ई आई के बराबर हो गया। ई तो हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास बाकी क्या, टार्क कैलकुलेट करना था। तो ये जो आपके पास, इसको डिवाइड में इस तरफ लेके आए तो ये बन गया ई आई। ई क्या है? हमारा बैक ईएमएफ। आई हमारा आर्मेचर करंट। और ये डिवाइडेड बाय 2πn बन गया। अब यहाँ पर n क्या चीज है भाई? n वही स्पीड ही है, मगर यहाँ पर आपको रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट की हुई है। ठीक है, सर ये पाई की वैल्यू क्या होगी? 3.14। पाए तो अच्छा कांस्टेंट 3। है ना वो पाई तो ये सही डाया के इस्तेमाल में यूज हाँ, होता जहाँ पर भी सर्कुलर चीजें होती है ना वहां पे है। पाए हाँ। आया था, क्योंकि सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर जो होता है, ये हाँ। आप बेशक छोटे से छोटे सर्किल से लेके बड़े से बड़े सर्किल का ले, हमेशा ये एक कांस्टेंट ही आता है। ये तो नेचर का कुदरत का एक करिश्मा ही कहें कि आप हमेशा मैं सर्कमफ्रेंस को डिवाइडेड बाय डायामीटर, बेशक छोटे सर्किल ले लें हाँ। या यूनिवर्स लेवल का सर्किल, वो सर्किल लें, ये उसका ये जो रेशियो आता है ना, ये हमेशा कांस्टेंट आता है। तो उस कांस्टेंट को ही तो हम पाए कहते हैं। सही। आई बात समझ में? तो सही। ये हो गया हमारे पास। तो ये ई आई हमने कितना निकाला? 213। और ये हमारे पास कितना आया? 10 10। एम्पियर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2π कांस्टेंट। और ये क्या है? रिवॉल्यूशंस पर मिनट दी हुई है, और हमें निकालना किसमें? पर सेकंड में। तो 1000 डिवाइडेड बाय 60 सेकंड करेंगे, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60। तो वो हमने यहाँ पे रखा। तो कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास टार्क आ जाएगा। सही। आई बात समझ में? हाँ आज 20.34 न्यूटन मीटर जो है ना टार्क जनरेट होगा हमारा इससे, जब इतना पावर 220 मीटर से। अब इस टार्क से हम क्या करवाते हैं वो हमारी अपनी मर्जी है। तो ये था हमारा एक दूसरा प्रॉब्लम। ठीक है, सही। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एज ए होमवर्क के तौर पे मैं आप लोगों को दूंगा। ये 4-5 प्रॉब्लम्स हैं, असाइनमेंट इसका मैं एक प्रॉपर असाइनमेंट बना के इसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इनके आंसर्स भी लिखे होंगे, लिखे हुए ऐसे कुछ और भी 1-2 प्रॉब्लम ऐड कर दूंगा, लाजमी नहीं ये सारे यही, मगर इन सब में फॉर्मूलाज कौन से लगेंगे जितने भी हमने अभी पढ़े हैं ना। अच्छा, अच्छी बात ये है कि आपको डीसी शंट और डीसी सीरीज ये वर्ड ऑलरेडी लिखे होंगे, मोटर भाई ये मोटर कौन सा है, तो वहां से आपको डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर फॉर्मूला डीसी शंट का लगेगा या डीसी सीरीज का लगेगा। तो वो जो कंफ्यूजन है ना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, और वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और ये मतलब ये जनरल स्लाइड्स में कंक्लूजन बताया कि ये क्या क्या हमने किया है, और ये एनिमेशन है। क्लियर है सबको इसमें सब चीजें? और ठीक। हाँ इसमें ठीक है, तो मैंने
अभी इसके ना थोड़े लॉसेस वगैरह वाला आपको चेक करवाऊंगा, तो मुझे 1 मिनट स्लाइड्स खोलने दें। ओके, ओके स्लाइड शेयर हो रही है? जी हो रही है। ओके गुड। अच्छा, पावर फ्लो एंड लॉसेस इन डीसी मशीन, ठीक है। अब तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कि पावर फ्लो एंड लॉसेस इन डीसी मशीन। अब ये तो हो गया, हमने कुछ जो प्रॉब्लम्स किए तो हमने ये अज्यूम किया कि कोई पावर भी जो है ना लॉस नहीं होगा, मगर प्रैक्टिकली जो होता है उसमें हमेशा आप जो भी कन्वर्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन जब करते हैं तो कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होते हैं, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही सिनेरियो अप्लाई होता है, मतलब यहाँ पे भी आपके लॉसेस होते हैं, तो उन लॉसेस क्या क्या है, उनका क्या क्या इम्पैक्ट होता है और उससे फिर हम एफिशिएंसी देखें। अब ये स्लाइड में लिखा, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल पावर बाय अ मोटर एंड नॉट ऑल मैकेनिकल पावर इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल पावर बाय जनरेटर। मतलब अगर ये डीसी मशीन एज ए मोटर के तौर पे काम कर रही है तो उसका सारा इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब जितना हम अप्लाई करते हैं वो उसमें कन्वर्ट नहीं होता मैकेनिकल पावर में। और अगर ये जनरेटर के तौर पे काम कर रहे हो तो जितना भी हम उसको फ्यूल या जो बाकी मैकेनिकल पावर देते हैं शाफ्ट को, तो उससे उतना एग्जैक्ट 100% वो जो है ना कन्वर्ट नहीं होती। तो उससे फिर हमें ये आता है कि भाई कितना कन्वर्ट होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। मिसाल मैं आपको कहूँ भाई इसकी एफिशिएंसी 90% है, इट मीन उसको जितना भी मैं इनपुट एज इलेक्ट्रिकल पावर देता हूँ तो उसका वो 90% जो है ना उसको कन्वर्ट कर देता है इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पावर में। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, पी आउट अपॉन पी इन, मतलब, और आउट हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है मैकेनिकल आउटपुट है, मैकेनिकल पावर आउटपुट है, और इनपुट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल है। मगर ये डिफरेंस सिनेरियो में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो पूरा एक कैलकुलेशन अलग है, इनके प्रॉब्लम्स हैं, मगर मेन जो नेट रिजल्ट यही होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, उससे हमें रेशियो पता चल रहा है कि कितना हमारा परसेंटेज कन्वर्जन हो गया। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आउटपुट किसके बराबर होता है, नेट बिल्कुल नट शेल में देखें तो आउटपुट जो बराबर होता है वो, अच्छा ये आपके पास आवाज बहुत आ रही है। अच्छा, आउटपुट जो बराबर होता है वो इनपुट पावर माइनस जो पावर लॉस हुआ है। अगर आइडियल कंडीशन है तो पावर लॉस कोई भी नहीं होगा, तो इट मींस इनपुट और आउटपुट के बराबर हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको ना टार्क इलेक्ट्रिकल पावर और वो जो टार्क जो है कंबाइन करके दिखाया था। मगर वो आइडियल सिनेरियो होते हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपकी मशीन एफिशिएंट हो सकती है, मतलब ऐसा हो कि उसके लॉसेस कम हो मगर लॉसेस होते हैं, और हम हमेशा उसी को प्रेफर करते हैं जिसके लॉसेस कम हो। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके सामने आ गया 2, ठीक है। अब लॉसेस इन डीसी मशीन्स, अब पहला आता है, देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ लॉसेस occurring इन डीसी मशीन, मतलब 5 कैटेगरीज आती हैं। पहले कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रिकल या कॉपर लॉसेस। अब होता क्या है कि रेजिस्टिव लॉसेस इन द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग्स ऑफ द मशीन। अब क्या होता है कि फॉर सपोज हमारा आइडियल कंडीशन ये होती है कि हम जो वायरिंग हमारी कनेक्टेड है वो कंडक्टर्स हैं, उसको एक्चुअल में उसमें रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए रियल कंडीशंस में, मतलब आइडियल कंडीशन में मतलब जीरो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो आप जितना उसमें से अप्लाई करते हैं वोल्टेज वो सारा कन्वर्ट हो जाए करंट में, उससे जीरो लॉस हो। मगर प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टेंस होती है और उसका ये
हमें नुकसान होता है कि उसको इन दी फॉर्म ऑफ हीटिंग में आपके लॉसेस होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉपर लॉसेस। क्योंकि वाइंडिंग हमारे फील्ड में भी है, मतलब जो हम मैग्नेट बनाते हैं उसमें भी वाइंडिंग होती है और हमारे आर्मेचर में भी वाइंडिंग होती है। तो दोनों में वाइंडिंग से दोनों को वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दोनों से करंट गुजर रहा है, तो इस वजह से दोनों से पावर ड्रॉप कंज्यूम करते हैं थोड़ा ना थोड़ा बहुत, तो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल या कॉपर लॉसेस। क्लियर? ठीक, क्लियर। ठीक है। Where IA and IF are the armature and field currents, RA and RF are the armature and field winding resistance usually measured at normally operating temperature। ठीक है। और अब ये जो है ना, अब क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरीके का है, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है आपके करंट पे, तो उससे लॉसेस कम या ज्यादा होते हैं जो अगर टेम्परेचर हो। मगर ये जो कैलकुलेट किए जाते हैं, जो नॉर्मली चीजें कैलकुलेट की जाती हैं वो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर हम नॉर्मली लेते हैं 25 जो डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा होता है, ये रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, जिसको स्टैंडर्ड एसटीपी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी जो होता है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एसटीपी। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस पे हमारे जो वाइंडिंग के ये लॉसेस होते हैं जिनको ये कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, अगर सिनेरियोस चेंज होते हैं तो फिर उस पे जो उन रीडिंग से थोड़ी चीजें आगे डेविएट हो जाती हैं। अच्छा, अब बुश लॉसेस, बुश ड्रॉप, दिस पावर लॉस अक्रॉस द कॉन्टेक्ट्स पोटेंशियल एट द बुशेस ऑफ द मशीन। जो हम बुशेस लगाते हैं, जो था ना जहाँ पे डीसी मशीन का कनेक्टेड होता है उसके साथ बुशेस और कम्यूटेटर, तो वहां पे जो बुशेस कनेक्ट होते हैं तो उनमें भी आपके पास कुछ ना कुछ करंट गुजरता है और उनमें से भी जो उनके पोटेंशियल आता है, तो उससे भी आपका पावर लॉस होता है। ये छोटी लेवल पे, छोटी मशीन पे वो जो है ना लॉसेस कम होते हैं, मगर जब आप बड़े स्केल पे जाते हैं तो वो छोटे छोटे लॉसेस भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर जाते हैं, और मतलब वो इम्पैक्टफुल लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, वेयर ए आई इज, अच्छा आई ए क्या है? आर्मेचर, क्योंकि वो बुश से कनेक्टेड आर्मेचर करंट, एंड वीबीडी इज द बुश वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, the voltage drop across the set of bushes is approximately constant over a large range of armature currents and is usually assumed to be 2 volts। ठीक है, तो ये अज्यूम किया जाता है 2 volts हो उनके बुशेस के टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एसी मशीन होती हैं, असल में हमने पढ़ा नहीं है मगर ये अभी बात आ गई है, आप पॉइंट लिखी हुई है, क्योंकि उसमें आपके पास बुश तो ये जो कम्यूटेटर नहीं होता, तो उसमें ये जो लॉसेस नहीं होते, ये लॉसेस बुश लॉसेस छोड़ के बाकी सारे लॉसेस डीसी मशीन में होते हैं। आई बात समझ में? और जो एसी मशीन में, जो एसी मशीन होती हैं, मतलब जो एसी वोल्टेज पे जो चलती हैं, उनके वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, उनपे फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें भी केज वगैरह और इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, असिंक्रोनस मशीन, मगर उनमें बुशेस नहीं होते, तो बुशेस वाले लॉसेस जो है ना, ये सिर्फ डीसी मशीन्स में ही हमारे होते हैं, उसमें वो नहीं होते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, कोर लॉसेस या मैकेनिकल लॉसेस एंड स्ट्रे लॉसेस। अब क्योंकि 5 कैटेगरी थी, पहले 2 कैटेगरीज को तो अभी देख लिया, एक तो इलेक्ट्रिकल साइड के लॉसेस हो गए और दूसरे हमारे जो बुश साइड पे हो गए, वो भी मतलब अगर जनरली देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल के उस कैटेगरी में आते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेस में आते हैं। अच्छा, अब कोर लॉसेस क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस, दे वेरी इज बी स्क्वायर एंड n1 स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये जो लॉसेस होते हैं ये आपके उस मटेरियल से, इन लॉसेस को कम करने के लिए असल में क्या होता है, जो हमारी कोर बनी होती है वो भी किसकी बनी होती है? आयरन कोर्स होती हैं। ठीक है, अब उन आयरन कोर्स से भी आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो गुजर रहा होता है, तो उस फ्लक्स की वजह से उनमें भी एक क्या कहते हैं कि करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर्स तो वो भी हैं और वो स्पीड एक खास स्पीड से गुजर तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड से रहे हैं। तो एज पर द फैराडेज लॉ,
वो वोल्टेज इंडक्शन उसमें भी होती है, और उससे फिर वो जो है लॉस वोल्टेज करंट जनरेट होता है, और वो करंट जो है अगेन अपनी अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, एंड सो ऑन, ये सिनेरियो चल रहा है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो फील्ड होती है, यहाँ जो आपकी फील्ड, उसको वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी लूज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ऐसे करंट्स को या ऐसे लॉसेस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, अगर आपने मोटर को कभी खोल के देखा हो, तो कभी भी कोर जो है ना आपकी डायरेक्टली स्मूथ एक ब्लॉक की तरह नहीं बनी होती, मतलब उसको स्लाइस की हुई होती है। कभी नोट किया इस चीज को, आपने देखा है? नहीं, नोट तो नहीं किया। ये नहीं किया, मैं इसको कहते हैं लेमिनेशन, ठीक है। मैं इसको आपको दिखाता हूं। अच्छा, नेटेड कोर ऑफ इंटरनेट का फायदा ये है कि हम जो है चीजें कभी कभी यहाँ पर भी इजीली। अच्छा, मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको इसको देख लें। ये देखें, नजर आ रहा है? नहीं, जी आई, हाँ नजर आया। अच्छा, अब कभी कभी नोट किया होगा आपने, अगर नोट करें तो ये जो देखो, अब मिसाल और ये एक डीसी मोटर का वो कोर बनी हुई है। अब इस कोर को ये देखें, यहाँ पर अगर नजर आ रहा, थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये कोर जो है ना स्लाइस हुई है, देखो, मतलब ये हाँ हाँ, हाँ। अब एक साथ समझ में वो आ गया। पूरा पूरा ब्लॉक नहीं बना हुआ है, ठीक है। आप मोटर कभी भी देखेंगे ना, या इवन ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स और मोटर्स की जो वर्किंग प्रिंसिपल्स है ना, क्योंकि आगे हमारा चैप्टर वैसे भी ट्रांसफार्मर्स का जिक्र आएगा, पढ़ेंगे, मगर इनके जो वर्किंग प्रिंसिपल्स है ना, वो एक दूसरे से मिलते हैं और सेम कंडीशन पे काम करते हैं। तो इस वजह से उसमें भी इस तरह की लॉसेस, ये सारी चीजें क्या की हुई, उसको लेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है? सही। सिर्फ आयरन कोर जो कोर लॉसेस होते हैं, एडी लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट है आपके सामने, ये चीजें कवर हुई हैं। तो ये सर अगर अब ये सॉलिड शेप में, वो सॉलिड शेप में होगा ये तो फिर इसका नुकसान क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब ये भी, हम्म क्योंकि क्या है, कंडक्टर है, जब ये हम्म, कंडक्टर है, अब जब हमने क्या कहा था कि मोटर जो होता है ना, उसमें दो पार्ट है भाई, स्टेटर भी है, वो भी है, ठीक है। अब मैं सही। ठीक है, अब जब स्टेटर है, तो स्टेटर से क्या काम क्या होता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे अक्रॉस द पोल्स, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो प्रोवाइड करता है। और जो आपके पास उसमें वाइंडिंग जब जनती है तो उससे टॉर्क जनरेट किया होता है। अब ये जो आपके आयरन है ना, जाहिर बात है, जब इसमें ये रोटेट होते हैं तो ये शाफ्ट रोटेट होती है, तो ये आयरन कोर भी उसी में कनेक्टेड होती है ना। हम्म, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें भी ये भी वो है, कंडक्टर है, ठीक है, आयरन भी कंडक्टर है अपनी जगह। तो इसमें क्या बिल्कुल। क्या होता है कि इसमें भी अपना इंटरनल करंट जनरेट हो जाता है, वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, जिसका करंट इंड्यूस हो जाता है। और जब वो करंट इंड्यूस होता है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है, और उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो कि स्टेटर वाली वाइंडिंग को अपोजिशन करता है, मतलब अपोज करता है, उसको वीक करता है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। आई बात समझ में हम्म, या नहीं आई बात समझ में? समझ में कुछ हद तक तो आ गया कि अगर ये जब रोटेट कर होता है तो ये अपना एक पावर जनरेट कर होता है। हाँ, ये जब रोटेट करते हैं इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, कि फेराडे लॉ क्या कहता है कि जब भी आपके चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में से अगर या दो सिनेरियो बनते हैं ना, या तो आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाएं कंटिन्यूअसली खास स्पीड से, तो और उसके अकरा जो करीब जो भी कंडक्टर होगा ना जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, तो उस कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? हम्म, या दूसरा सिनेरियो ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो और आप जो है ना कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड में एक्सीलरेट करवाएं, तो फिर भी उस कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। मतलब या तो कंडक्टर या तो मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से कोई भी एक जो है ना एक्सीलरेशन की पोजीशन में, दोनों में किसी भी एक में एक्सीलरेशन हो, तो उसको हम कहेंगे
उससे उसमें क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है कंडक्टर में। अब वो जब वोल्टेज इंड्यूस होता है तो कंडक्टर है तो करंट भी वो प्रोड्यूस होगा। अब उस करंट की वजह से अगेन क्या होता है, आपका फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मगर वो करंट की डायरेक्शन ही रिवर्स होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी भी रिवर्सिंग डायरेक्शन में बनती है, जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड थी, जो आई बात समझ में, और उसको वो अपोज करना कहता है, इसको हम कहते हैं एडी करंट लॉसेस। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड को वीक करना शुरू कर दें। तो इस तरह के चीज को वीक करने के लिए फिर हम ना लेमिनेशन करते हैं। ठीक है, अब कुछ किसी हद तक आइडिया हो गया होगा यकीनन आपको कि ये है क्या चीज। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये कोर्स बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं और काफी लेंथी भी हैं। हम जो है ना सिर्फ एक चीजों को किसी हद तक कवर कर रहे हैं ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अपना इंटरेस्ट है तो फिर आप जब उसको खुद पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह और भी अच्छा समझ। बिल्कुल सर। वैसे फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट है? अभी कोई हमें इंस्ट्रक्शन आई नहीं है, मतलब जैसे कोई इससे इंस्ट्रक्शंस आएगी तो फिर फिजिकल क्लासेस भी आ जाएंगी। मुझे तो लग रहा है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मे भी हमारा जो है मिड तक हो, फाइनल के आसपास करीब हो तो शायद ये फिजिकल क्लास स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमारा मिड मैंने जिस तरह अभी बताया नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के मिड के टीचर, बाद ही होगा। तो मिड के बाद शायद हो जाए। अब ये होता है यूनिवर्सिटी और दूसरा गवर्नमेंट के ऊपर, दोनों कुछ नहीं पता गवर्नमेंट क्या कहती है और यूनिवर्सिटी वाले फिर राय पर उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, तो ये अब कुछ आइडिया हो गया होगा जी बिल्कुल। कोर लॉसेस का। मैकेनिकल लॉसेस, अब मैकेनिकल लॉसेस क्या होते हैं, ये तो अब मैकेनिकल के स्टूडेंट है, थोड़ा और मुझे मतलब खुद ही आइडिया लगा क्या क्या लॉसेस होते हैं। क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं मैकेनिकल लॉसेस, आपके अपने असेसमेंट क्या है इसके बारे में? यही कास्टिंग का, जब आयरन की वजह से, किससे? मतलब मटेरियल की वजह से। मटेरियल की वजह से। अब उसमें देखो मटेरियल को पता नहीं किस सेंस में कह रहे हैं। हाँ, अपनी जगह मटेरियल्स की अपनी भी प्रॉपर्टी, जैसा हमने कहा ना कॉपर लॉसेस एक्चुअली इलेक्ट्रिकल लॉसेस आ जाते हैं, वो मैकेनिकल लॉसेस नहीं आते। मैकेनिकल लॉसेस में जो आते हैं आपके वो ये हैं कि मिसाल दो, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन सबसे बड़ा वो जो ना, इस तरह के से जब स्लाइडिंग या रोटेटिंग चीजें होती हैं तो उसमें फ्रिक्शन सबसे बड़ा लॉस होता है। अपनी जगह लॉस भी होता है और काफी दफा बेनिफिशियल भी होता है। ठीक है, फ्रिक्शन से जो आपका हम स्टैटिक पोजीशन में होते हैं और फ्रिक्शन से हम ग्रिप मजबूत होती है, ये सारे फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, जो आपके मतलब दो मैकेनिकल चीजों जब जो एक दूसरे जब कांटेक्ट में होती हैं तो उसमें जो एक सरफेस के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स होती है जो उसको रोकती है, उस फोर्स जो अप्लाई हुई होती है दूसरे सरफेस पे। अब फ्रिक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, रोलिंग, स्लाइडिंग। मिसाल दो, आप एक टेबल पे किसी चीज को स्लाइड करते हो तो वो स्लाइडिंग, अगर मिसाल एक बॉल को मैं एक टेबल पे मूव करवाता हूँ तो वो रोलिंग होती है, और स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन ज्यादा होती है, रोलिंग कम होती है। तो इसमें भी हमारे शाफ्ट लगे हैं, बेरिंग्स लगे हुए हैं, तो इससे जब हमारा जो आपके पास आर्मेचर, जब उसमें आपके शाफ्ट रोटेट होती है, टॉर्क अप्लाई होता है, उसकी वजह से जो शाफ्ट रोटेट होती है, तो वो रोटेट कैसे होती है, वो उसके आसपास ना बेरिंग्स लगे होते हैं, उस बेरिंग में इंटरनली क्या होता है, बॉल्स लगे होते हैं, और वो जो रोटेट हो रहे थे उसको हेल्प करते हैं, मगर वो बॉल्स भी ना अपने हिसाब से उसकी रोलिंग कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है, तो वो जो फ्रिक्शन लॉसेस, उनको हम फ्रिक्शन लॉसेस कहते हैं। ठीक है, और इनकी जो लॉसेस है ना, ये डिपेंडेंट हैं स्पीड पे, अगर स्पीड कम है तो उसके लॉसेस हिसाब से, अगर स्पीड ज्यादा है तो उसके हिसाब से लॉसेस हैं, तो डिपेंड करते हैं। अच्छा, इन सब के अलावा एक हमारे दूसरे लॉसेस, जो कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जिनको किसी एक कैटेगरी में नहीं आते हैं, मगर फिर भी कुछ ना कुछ चीजें जो होती हैं
जो किसी हमारे मॉडलिंग में या इसमें काउंट नहीं होती, मगर फिर भी अपनी जगह वो इम्पैक्ट तो डालती हैं, तो उनको मिससेलेनियस स्ट्रे लॉसेस कहते हैं, जो कि हम यूं कहेंगे कोर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इन लॉसेस के अलावा भी जो थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं, और वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, मगर फिर भी उन लॉसेस को जब हम मॉडलिंग या जब कैलकुलेशन करते हैं तो काउंट करते हैं, तो उन लॉसेस को काउंट किया जाता है स्ट्रे लॉसेस। ठीक है, तो जिसमें मिससेलेनियस स्ट्रेस में इन कैटेगरीज के अलावा बाकी जितने भी लॉसेस काउंट करेंगे वो इसमें स्ट्रे लॉसेस में आ जाएगा। ये losses कौन से that cannot be classified in any of the previous categories, they are usually due to the inaccuracies in the modeling। मतलब जो हमने जिस तरीके से सेपरेटेड एक्साइटेड मोटर, डिसिशन, डीसी सीरीज, इनकी हमने मॉडलिंग की है ना, अब इनकी मॉडलिंग का मतलब है हमने इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट उनके निकाले, मगर हो सकता है ये मॉडलिंग हमारी प्रॉपर नहीं हुई हो, या उसके कुछ पैरामीटर्स जो हैं उनमें चेंज हो रही हैं, तो वो कंसीडर हमने नहीं किया, अज्यूम कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, तो उनकी भी जो उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ लॉस होते हैं ना, या वो उस वजह से इस तरह के लॉसेस आते हैं। फॉर मेनी मशीन्स स्ट्रे लॉसेस आर अज्यूम टू बी 1% ऑफ द फुल लॉस। ठीक है, और जो बहुत सारी मशीनों के लिए स्ट्रे लॉसेस जो है ना 1% ऑफ फुल लोड का अज्यूम किया जाता है। मतलब ये इन लॉसेस के अलावा 1% जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो सारे लॉसेस को मिला के इसका 1% जो है ना फुल लोड पे लॉसेस काउंट करते हैं। ये जब हम एफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं, बात क्लियर हुई लॉसेस? ठीक है, ओके गुड। तो ये एक पावर फ्लो, या जिसको यूं कहेंगे ये जो लॉसेस वगैरह है ना, वो उसको एक किस्म का डायग्राम के थ्रू शो किया गया, जिसको हम कहते हैं पावर फ्लो डायग्राम। इससे चीजें थोड़ी सी समझने में इजी हो जाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट टेक्निक टू अकाउंट फॉर पावर लॉसेस इन ए मशीन इज द पावर फ्लो डायग्राम। अब सपोज करें ये जो आपने इलेक्ट्रिकल पावर दिया, ये टोटल पावर इतना था। पहला आई स्क्वायर आर लॉसेस, आई आर स्क्वायर आर लॉसेस को क्या कहते हैं? कॉपर लॉसेस। जिस तरह हमने देखा था ना, वो आई दोनों में आई स्क्वायर आर होता है, उसको कॉपर लॉसेस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉसेस। तो पावर जाहिर बात है टोटल पावर से कुछ ना कुछ तो रिड्यूस हुआ ना पावर। उसके बाद फिर कौन से हैं? कोर लॉसेस। तो मैंने हिस्टैरिसीस जो जिसकी वजह से हम लेमिनेशन वगैरह करके कम तो करते हैं, मगर फिर भी अपनी जगह लॉसेस तो रहते हैं ना, माइनर ही क्यों ना हो, मगर अपनी जगह लॉसेस हैं, तो वो तो और भी थोड़ा पावर कम हो गया जो टोटल इलेक्ट्रिकल पावर में आ रहा था। और फिर उसके बाद मैकेनिकल लॉसेस, जिसमें आपके बेरिंग्स वगैरह या इस तरह के लॉसेस होते हैं, वो आ गए। उसके बाद फिर हम जो है ना 1% जो है उसका अज्यूम करते हैं स्ट्रे लॉसेस का। तो इन चारों को मिला जुला के आपको जो मिलेगा लास्ट में पावर, जो एक्चुअल मैकेनिकल पावर जो होगा, जो कि आपके लिए वर्केबल पावर होगा, वो पी आउट इज इक्वल टू टाई इंटू वी एम। मतलब एक स्पीड और टॉर्क, इन दोनों को मिला के हमारे पास मैकेनिकल पावर आउटपुट आएगा। आई बात सर ये समझ? पाई के बाद ऐप क्या मतलब क्या शो कर रहा है? अप्लाइड मतलब जो एप्लीकेबल है, जो आपके पास अच्छा। मतलब कंज्यूमेबल है, आप उसको कोई भी नाम दे दें। मतलब इन सारे लॉसेस को निकाल के जितना बचा है, टार्क बचा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप लिखे ना टार्क, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है टार्क इंड्यूस, मतलब जितना एक्चुअल में इन लॉसेस को छोड़ के जो ये जो आपके टार्क जनरेट हुआ है, क्योंकि टार्क किस पे कर रहा है, तो ये समझो कि एक्चुअल में टॉर्क जनरेट हुआ है। तो इनमें से जो भी आप जो है ना क्या कहते हैं कि कंपनसेशन करेंगे, तो वो टार्क में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी। मैकेनिकल लॉसेस को थोड़ा सेट करेंगे, मिसाल बेरिंग्स को ऑयल वगैरह देंगे, जैम नहीं होंगे, तो वहां से आपको जो है ना मैकेनिकल पावर सही मिलेगा। कभी कभी मिसाल लो साइकिल या मोटर साइकिल होता है, तो आप उसको चला रहे हैं, अगर वो उसका बेरिंग जैम हुआ होता है, तो आप अपना बहुत ज्यादा जोर लगा दें, फिर भी उसका स्पीड इतनी जनरेट नहीं होती। ऐसे ही है ना, अगर उसमें मिसाल पर आप ऑयलिंग वगैरह करते हैं, तो बेरिंग वगैरह तो बेरिंग स्मूथ हो जाते हैं, उसकी फ्रिक्शन लॉसेस कम होते हैं, तो आप थोड़ा भी उस पर फोर्स लगाते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी जनरेट होती है। तो वो क्या है, आपने मैकेनिकल लॉसेस को कम कर दिया, उसका मतलब ये हुआ। आई बात समझ? तो मोटर्स में भी इस तरीके के मोटर बेरिंग वगैरह मिसाल लो जैम हो गए। अब मिसाल लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मोटर लगा हुआ है, और उधर इतनी वो क्या डस्ट निकलती है कपड़े की या उसकी, तो वो मोटर के बेरिंग में जमा जमा हो गया, उसको उसने जैम कर दिया। अब मोटर अब चला रहे हैं, वो उसकी अच्छी खासी एनर्जी ना पावर वहीं पे लॉस हो रहा है।
तो अगर आप मोटर को बेरिंग वगैरह निकाल के साफ सुथरी करें तो उससे फिर जो लॉस हुआ था कुछ तो लॉस रहेगा, मगर फिर भी काफी हद तक आप उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीजें उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि एक्चुअल में आपके पास ये लॉसेस में निकाल के जो पावर जो टॉर्क जनरेट होता है, जो कि एप्लीकेबल है, जो कि अप्लाईबल है, जिसको हम किसी चीज मैकेनिकल हम कंज्यूम कर सकते हैं या अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसको हम कहते हैं पावर आउटपुट। आई बात समझ में? ओके, तो ये उसी चीज का हाँ लिखा हुआ है, सॉरी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर जिसको जो कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल पावर जो कन्वर्टेड ये है कि ई आई है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एंड रिजल्टेंट मैकेनिकल पावर जो कन्वर्ट हुआ है उसको टार्क जो जनरेट हुआ है वीएम स्पीड after the power is converted to mechanical form, the still losses, mechanical losses and the core losses are subtracted। मतलब जब हम जो ये जो पावर जनरेट हुआ है ना, उसके बाद हम मैकेनिकल कोर उससे लॉसेस माइनस करेंगे और रिमेनिंग पावर जो होगा ना वो हमारा लोड की तरफ जाएगा, टार्क जो होता है। अच्छा, ये वही डायग्राम में यहाँ पे इंड्यूस हुई ये बात, ये ऐसे ही है ना। देखो यहाँ पे टार्क ये आपका कन्वर्ट हुआ है, इस पॉइंट में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद ये लॉसेस डिडक्ट करके हमारे पास मैकेनिकल जो अप्लायबल जो आपके पास लॉसेस है। तो ये फ्लो डायग्राम जो है ना पावर लॉसेस के हवाले से काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। मिसाल आपको कहा जाए कि व्हाट आर द लॉसेस ऑफ द डीसी मशीन, काइंडली एक्सप्लेन विद द पावर फ्लो डायग्राम। तो मेरे ख्याल में अगर ये चीज समझ में आई हुई होगी तो फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इस चीज को लिखने में या उसको फिर आप अपनी एग्जांपल्स और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो भी आपको चीजेबल लगे। अच्छा, तो अब यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई है, अच्छा मेरी जो है ना मीटिंग का लिंक खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा, उसको ज्वाइन करिएगा। सही। एक दो एग्जांपल्स करते हैं और फिर आज का लेक्चर में मैं यहीं पे ज्वाइन करता हूँ, ग्रुप में मैं उसके हवाले से एग्जाम्स के हवाले से अनाउंस कर दूंगा और आप अपनी तैयारी रखिएगा और असाइनमेंट भी इंशाल्लाह इन प्रॉब्लम्स के बाद असाइनमेंट भी। अच्छा सर, मैं इससे पहले आपने असाइनमेंट दिया था ना? जी जी बिल्कुल। मेरे पास मोबाइल था नहीं, ठीक है, अभी मैं दूसरा मोबाइल है, उस टाइम में वो असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाया। अच्छा चलो ठीक है, अगर अभी आपने कर लिया तो अभी भी सबमिट करवा लें उस पे। सर वो मतलब मेरे पास क्वेश्चन है ही नहीं, मैं एक्चुअली कल करवा। एलएमएस खोलेंगे ना, वहां पे असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसमें सब क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी पड़ा हुआ नहीं, है। मैं भूल गया था क्योंकि काफी सब्जेक्ट का एलएमएस पे नहीं आ रहा ना, इसे मैं भूल गया था वो बात। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं, अगर अभी भी कर दें प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जाम्स के लिए और सबमिशन भी हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, ठीक है। अच्छा तो हम थे कहाँ पे? मोटर। अब मोटर में हमारे पास एक मोटर है जो कि है ए 6 पोल 3 हॉर्स पावर 120 वोल्ट डीसी लेप वाउंड, ठीक है, शंट मोटर। अब यहाँ पे ना नाम लिखा हुआ है शंट मोटर, हैज 960 कंडक्टर्स इन द आर्मेचर। आर्मेचर जो उसके है उसमें जो कंडक्टर्स है वो 960 कंडक्टर्स इन द आर्मेचर। इट टेक्स 25 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई, मतलब 25 एम्पियर करंट सप्लाई से ये लेता है जब फुल लोड पे ऑपरेट करता है। ठीक है, जब उसको उसका जो रेटेड वोल्ट जो भी पावर है या जो रेटेड लोड उसका जो मैन्युफैक्चरर ने बताया उस पे जब फुल लोड पे करता है तो ये 25 एम्पियर सप्लाई से लेता है, करंट कंज्यूम करता है। अच्छा, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो दी हुई है 0.75 ओम और फ्लक्स पर पोल 10 मिली वेबर्स, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग करंट इज जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो करंट है वो 1.2 एम्पियर है। फाइंड द स्पीड एंड टॉर्क, मतलब उसने हमें उसके इलेक्ट्रिकल के इनपुट पैरामीटर्स बता दिए कि कौन फील्ड और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और उस करंट कितना कंज्यूम करते हैं और कितना जो है उसका डीसी वोल्टेज कितना अप्लाई किया। अब कहता है मैकेनिकल स्पीड और मतलब स्पीड और टार्क बताओ, तो स्पीड और टार्क जब निकालेंगे तो मैकेनिकल पावर भी मिल जाएगा हमें। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ना पहले सबसे